तस्वीरों में सरयू नदी और अयोध्या के रेलवे स्टेशन को साफ देखा जा सकता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं ऋचा जैन कालरा और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत के इस खास एपिसोड में। एक दौर था जब रक्षा के क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब इस क्षेत्र में देश की स्थिति काफी बदल रही है। जरूरी उपकरणों, विमानों और हथियारों को विदेशों से आयात करने की बजाय अब इनका निर्माण देश में ही किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना में एक नया नवेला युद्धपोत शामिल किया गया है जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। ये रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नई मिसाल है। आइए जानते हैं क्या है INS इम्फाल और भारत कैसे इसी तरह इस क्षेत्र में मजबूती के साथ आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हाल ही में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है एक और स्वदेशी युद्धपोत INS इम्फाल। ये भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है, जिसका निर्माण भारतीय कंपनी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा किया गया है। ये पहला ऐसा युद्धपोत है जिसे पूर्वोत्तर के शहर का नाम दिया गया है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मणिपुर के शहर इम्फाल द्वारा दिए गए योगदान को समर्पित है। इस युद्धपोत की लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है। वहीं इसका वजन 7,400 टन है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस समेत कई घातक मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चर से लैस है। INS इम्फाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का यह जीता जागता प्रमाण है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति MDL एवं नेवी की कमिटमेंट और इसके निर्माण में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स की कठिन मेहनत, लगन और समर्पण को भी दर्शाता है। हाल ही में नौसेना के बेड़े में अनमैन्ड एरियल व्हीकल दृष्टि 10 स्टारलाइनर को भी शामिल किया गया है, जो नौसेना की ताकत को और बढ़ाएगा। इस स्वदेशी एरियल व्हीकल की पेलोड क्षमता 450 किलोग्राम है और ये सभी हवाई क्षेत्रों में उड़ान भर सकता है। It's a watershed moment for India in terms of self-sufficiency and self-reliance. The very vision of Atmanirbhar Bharat and align all our businesses, we feel very proud that we have been able to deliver. जिस लड़ाकू विमान में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, वो है तेजस, जो एक स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ऐसा पहली बार था जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी हो। इससे उन्होंने एक तरफ जहां स्वदेशी इंडस्ट्री को प्रमोट किया, वहीं पूरी दुनिया को दर्शाया कि तेजस पूरी तरह से सुरक्षित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित इस एयरक्राफ्ट में कई आधुनिक उपकरण लगे हैं। भारत में बनाए जा रहे इस तेजस की डिमांड विदेशों में भी अधिक हो रही है। तेजस की तरह ही आज कई टैंक्स, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, मिसाइल और अलग-अलग प्रकार के अन्य हथियारों का निर्माण भी भारत में ही किया जा रहा है। ये रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़ते कदमों को दर्शाता है। We are very proud of the fact that India is going into self-reliance, Atmanirbhar Bharat, and a flagship thing that HAL has already given to the nation. रक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न आवश्यक उत्पादों का निर्माण भारत में तो किया ही जा रहा है, साथ ही इनका निर्यात अन्य देशों में भी हो रहा है। सरकार के मुताबिक भारत इस समय 85 से अधिक देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है। ये रक्षा उद्योग में बढ़ती देश की शक्ति को दर्शाता है।
भारत में बनाए जा रहे रक्षा उत्पाद अब पूरी दुनिया को पसंद आ रहे हैं। यहाँ बनाए जा रहे विभिन्न उपकरणों और हथियारों की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के रक्षा निर्यात में 23 गुना वृद्धि के साथ 16,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस समय देश की 100 से अधिक कंपनियां रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात कर रही हैं। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन, आर्मर्ड व्हीकल जैसे रक्षा उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। इस क्षेत्र में निर्यात बढ़ने के साथ साथ देश में आयात भी कम हुआ है। आज हम सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के बजाय एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस अभूतपूर्व परिवर्तन से भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसका इनोवेशन, डिजाइन और तकनीक सबसे अलग और कितनी शानदार है। आज पूरी दुनिया भारत के रक्षा उपकरणों और हथियारों की कायल है। ये सब कुछ संभव हो पा रहा है सरकार की महत्वाकांक्षी नीतियों के चलते, जिससे आज भारत रक्षा के क्षेत्र में आधुनिक, आत्मनिर्भर और अधिक शक्तिशाली बनता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर आज भारत लगभग हर क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत समुद्री अर्थव्यवस्था में भी अपना भविष्य काफी उज्जवल बना रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट्स की कैटेगरी में वर्ष 2018 में जहां भारत 44वें स्थान पर था, वहीं 2023 में 22वें स्थान पर पहुंच गया है। आइए जानते हैं ये समुद्री अर्थव्यवस्था क्या है और भारत कैसे इस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। समुद्री अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में मैरीटाइम इकोनॉमी कहा जाता है, मौजूदा समय में इसे ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था भी बोला जा रहा है। इसे अगर आसान तरीके से बताया जाए तो ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें समुद्र या महासागरों का इस्तेमाल करके मुनाफा कमाया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से मछली पकड़ना यानी फिशिंग, जलीय कृषि, पर्यटन, बंदरगाह और शिपिंग शामिल होते हैं। ये सभी उद्योग मिलकर समुद्री अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। आइए अब जानते हैं भारत में समुद्री अर्थव्यवस्था किस तरह की है। दरअसल भारत की तटरेखा विश्व की सबसे विस्तृत तटीय रेखाओं में से एक है और ये समुद्र से 3 ओर से घिरा हुआ है। भारत के पास 7500 किलोमीटर से अधिक की विशाल तटरेखा है। इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में फैला हुआ है। इनमें 12 प्रमुख और 200 से ज्यादा छोटे छोटे बंदरगाह हैं, जिससे देश का 95% व्यापार होता है। भारत अपनी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। भारत सरकार समय समय पर ऐसे कदम उठा रही है जिसे दुनिया भर के निवेशक भारत की ओर रुख कर रहे हैं और इस क्षेत्र में भारत ने 2047 तक 80 ट्रिलियन का निवेश हासिल करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक देशों और 215 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वक्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान भारत को दुनिया भर के निवेशकों से 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ। इस कामयाबी से भारत ने 80 ट्रिलियन रुपए निवेश के अमृतकाल विजन 2047 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। आपको बता दें, अमृतकाल विजन 2047 समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साझा किया गया एक विजन दस्तावेज है। हमने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। बीते एक दशक में भारत के मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी डबल हो चुकी है। कंटेनर वेसल्स का जो टर्न अराउंड टाइम आज से 9-10 साल पहले 2014 में करीब 42 आवर्स था, वो 2023 में
24 आवर्स से 24 घंटे से कम रह गया है। बंदरगाहों के विकास के लिए भारत सरकार मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड के अभियान के तहत निवेशकों को निवेश करने के लिए आमंत्रित करती है और 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति देती है, जिससे निवेश लगातार बढ़ रहा है। भारत सरकार के मुताबिक देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो यातायात अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक 9.2% बढ़कर 646.10 मिलियन टन हो गया है, जो 2021-22 में इसी अवधि की तुलना में 591.58 मिलियन टन से अधिक है। Whether it's about port assets or shipping assets, everything will be decarbonized. And this is also why the potential is so strong in India. There is a lot of infrastructure development, a lot of port development, and also shipping activities, cargo going in and out of the country is increasing year by year. And if you then combine it with the energy transition, you know where the potential is. भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को और अधिक बल तब मिला जब G20 समिट के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया, जिसमें भारत समेत विभिन्न देशों के बीच व्यापार करने के लिए न सिर्फ रेल मार्ग होगा बल्कि समुद्री मार्ग का भी बड़ा रोल होगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन जैसे देश शामिल होंगे। इस कॉरिडोर में भारत के मुंबई से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक एक विशाल समुद्री रास्ता होगा। भारत को इसका फायदा ये होगा कि विभिन्न देशों से व्यापार करने में समय की बचत होगी। जैसे एक अनुमान के मुताबिक इस कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी। इस कॉरिडोर की मदद से भारत विभिन्न देशों से आयात और निर्यात आसानी से कर पाएगा और साथ ही भारत के संबंध अन्य देशों के साथ और भी मजबूत होंगे। India has one of the most unique cultural and economic perspectives, and one of the things that works extremely well in India today is this private public partnership that we're seeing in a lot of ports. It is a very important and significant, unique part of India's economic growth, and I think it is one of the keys to success for the port industry in India moving forward. भारत ने इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास मौजूद है विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये रिवर क्रूज देश विदेश के पर्यटकों की पसंद बन चुका है। वहीं मुंबई में नया इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनने जा रहा है और इसी वर्ष विशाखापट्टनम और चेन्नई में भी ऐसे मॉडर्न क्रूज टर्मिनल बनाए गए हैं। यानी भारत अब ग्लोबल क्रूज बनने की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। एक समय था जब हवाई यात्रा एक विशेष वर्ग तक सीमित थी, लेकिन आज आम नागरिक भी हवाई यात्रा करने में सक्षम हैं। ये संकेत है देश के एविएशन सेक्टर में हो रही तरक्की का। 2014 में जहां देश भर में केवल 74 हवाई अड्डे थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है। तो आइए जानते हैं कि भारत में एविएशन सेक्टर किस गति से उड़ान भर रहा है। ये है चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर तेजू। इसे हाल ही में एक आधुनिक हवाई अड्डे के जरिए देश के अन्य बड़े शहरों से जोड़ा गया है। यहाँ के आम नागरिकों के लिए ये एक बड़ी सौगात है, जो अब कुछ घंटों में ही भारत के किसी भी शहर में पहुँच सकते हैं। ये देश के एविएशन सेक्टर में हो रहे विकास की एक मिसाल है। अभी यहाँ से जो एयरपोर्ट बना गया है ना तेजू पे, तो वो लोग को बहुत आसानी से ये ड्राइवर करना पड़ता है। जो पहले में ट्रेन में जाता था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, लेकिन अभी
यहाँ हमने तेजू पे एयरपोर्ट बन गया तो अभी सबको फैसिलिटी अच्छा ही हो गया। भारत के एविएशन सेक्टर ने पिछले 10 वर्षों में तेजी से ऊंची उड़ान भरी है। हवाई किराए की सीमा तय करने जैसे सरकार के सक्रिय उपायों, एयरलाइनों के बेड़े में तेजी से विस्तार और भारत में लगातार बढ़ते मध्यम वर्ग ने भारतीय विमानन क्षेत्र की सफलता में बहुत योगदान दिया है। पुराना जमाना होता था जहां केवल आर्थिक महत्वपूर्ण शहरों के में हवाई अड्डा स्थापित होता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस परिभाषा को बदल दी। आज जहां हवाई अड्डा स्थापित होता है वहीं से आर्थिक पहिए घूमने शुरू हो जाते हैं। हवाई यात्रा करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण भी किया जा रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, जो सालाना लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को सेवा प्रदान करेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, जिसे राम मंदिर की थीम पर बनाया गया है। ये यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सौगात होगी। वहीं तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन बनाए गए हैं। The number of airports are increasing, airlines are also going to increase. So our aviation industry, which is growing at such a good speed, is a beacon of hope to the entire world. देश भर में जहां नए हवाई अड्डों का निर्माण तेजी से हो रहा है, वहीं एयरलाइंस कंपनियां भी अपना विस्तार कर रही हैं। सबसे बड़ी घरेलू एविएशन कंपनी इंडिगो, जो एक दिन में लगभग 1800 उड़ानें भरती हैं, अपना विस्तार करने के लिए भी तैयार हैं। इंडिगो के लगभग 500 विमान ऑर्डर पर हैं, जो जल्द ही इनके बेड़े में शामिल हो जाएंगे। We are currently flying little over 300 aircraft. And we have a whopping 500 more on order. Currently, we are flying 1,800 flights a day, and 10% of these flights are to international routes. Our current international flights are concentrated around the Indian subcontinent and some other countries around. टाटा सन्स के नेतृत्व वाली एयर इंडिया ने भी देश की विमानन सेवा में आई वृद्धि को पूरा करने के लिए 470 बोइंग और एयरबस विमानों का एक बड़ा और ऐतिहासिक ऑर्डर दिया है। लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के इस सौदे में विमानों की एक बड़ी श्रृंखला की खरीद शामिल है, जो दुनिया भर के यात्रियों की जरूरतों को पूरा करेगी। बोइंग और एयरबस के साथ ये सौदे दुनिया के अब तक के 2 सबसे बड़े नागरिक उड्डयन सौदे हैं। एविएशन सेक्टर में तेजी से हो रहा बदलाव भारत की आर्थिक प्रगति का शुभ संकेत भी है। एक तरफ देश के नागरिकों को हवाई यात्रा करने में सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो दूसरी ओर इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार की संभावनाएं भी प्राप्त हुई हैं। आज चाहे रेल की पटरियों पर दौड़ती सेमी हाई स्पीड ट्रेन हो, चाहे स्मार्टफोन हो, सेना के पास मौजूद अत्याधुनिक हथियार हो या अंतरिक्ष में इसरो द्वारा लॉन्च किए जा रहे सैटेलाइट्स, इन सब का निर्माण भारत में ही हो रहा है। लगभग हर क्षेत्र में आज भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, जिसके पीछे सरकार द्वारा चलाए जा रहे मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया अभियान है। इस अभियान की एक और मिसाल पेश की है एक महिला इंजीनियर ने, जिन्होंने डिजाइन की है देश की पहली स्वदेशी होवरक्राफ्ट बोट, जो जमीन और पानी दोनों पर चल सकती है। आइए जानते हैं क्या है ये होवरक्राफ्ट और इस महिला ने कैसे किया ये कारनामा। तमिलनाडु में कोयम्बटूर के सुलूर झील में लहराती ये अनोखी नाव न सिर्फ पानी में बल्कि जमीन पर भी चल सकती है। इसे होवरक्राफ्ट कहते हैं। ये किसी भी क्षेत्र में बिना किसी बाधा के चल सकती है। इस होवरक्राफ्ट के पीछे एक बड़ा और एक छोटा पंखा लगा हुआ है, जिसके सहारे ये तेज रफ्तार से चलती है।
इसकी खास बात यह है कि ये देश की पहली स्वदेशी होवरक्राफ्ट है जिसे डिजाइन किया है सुप्रीता चंद्रशेखर ने और उन्होंने इसे पिवोट क्राफ्ट नाम दिया है। सुप्रीता न केवल इस होवरक्राफ्ट की काबिल इंजीनियर और डिजाइनर है बल्कि एक एंटरप्रेन्योर भी है। When we tried to take a survey if India did have a hovercraft, if there's anyone who's manufacturing in India, we didn't find anyone who's manufacturing in India. So we thought that we should put it in the right time so that people will be benefited, the whole country will be benefited, and when it's in Make in India scheme, it will be much more effective for many of us. This our pivot craft, we have manufactured it in 4 different models. One is search and rescue, one is passenger, one is cargo, and one is ambulance. इस होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल तूफान और बाढ़ सहित अन्य आपदा प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य के लिए किया जा सकता है। वहीं ये भारतीय सेना, नौसेना, NDRF आदि के लिए भी उपयोगी साबित होगा। इस होवरक्राफ्ट की रफ्तार सड़क की सतहों पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। This particular craft, its size means that it's not really an ocean-going vessel. It's more suited for inland waters, protected waters, and as you say, rivers, swamps, marshy areas. Anywhere where access would be tricky to a boat or another type of vessel. This is where the hovercraft is quite unique in being able to get access. 100 kilometers an hour, so it's quite fast. इस स्वदेशी होवरक्राफ्ट का सफल परीक्षण कर लिया गया है और ये आने वाले भविष्य में देश की रक्षा से लेकर आपातकालीन परिस्थितियों में एक अहम रोल अदा कर सकता है। ये भारत के इनोवेशन क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। सुप्रीता द्वारा बनाया गया ये होवरक्राफ्ट मेक इन इंडिया के जरिए भारत को मिली कई कामयाबियों में से एक है। आज भारत मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत एक तरफ जहां देश मैन्युफैक्चरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहा है, वहीं यहां बनाए जा रहे उत्पाद विदेशों में भी निर्यात हो रहे हैं। इससे भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिली है। पिछले कुछ सालों में भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ा है और कई क्षेत्रों में देश की निर्भरता विदेशों पर से कम होती जा रही है। देश में आज सेना के उपकरण, रेल इंजन, वैक्सीन, मोबाइल फोन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और उपकरण भारत में ही बनाए जा रहे हैं। देश में बनाए जा रहे विभिन्न उत्पादों की मांग सिर्फ भारत के बाजार में ही नहीं बल्कि विदेशी बाजारों में भी अपनी जगह बना रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2013-14 में जहां भारत का कुल निर्यात 446 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वहीं ये वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 775.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। मेक इन इंडिया उत्पादों की दुनिया भर में भारी मांग है, जिससे भारत अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बना रहा है। इससे न सिर्फ देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है बल्कि वैश्विक पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट जन भारत के अगले एपिसोड में। नमस्कार। रामलला के स्वागत को तैयार हो रही है अयोध्या। सज संवर कर बन रही भव्य और दिव्य अयोध्या। राम की नगरी में है उत्सव का माहौल, क्योंकि राम जन्मभूमि में विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम। देखिए राम उत्सव की हर खबर लाइव सीधे अयोध्या से। तैयार अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम।